गुड डे डियर स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान तृतीय वर्ष की इस क्लास में मैं डॉक्टर मैना निर्वाण आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजनीति विज्ञान के तृतीय वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी साबित होने वाला है जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जितना भी मैटर मैं यहाँ अपलोड करती हूँ वो प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो आप इन्हें थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने और देखें। इस राजनीति विज्ञान की इस क्लास में हम यूएनओ की श्रृंखला पर चर्चा कर रहे थे और अब तक हमने यूएनओ के कई अंगों पर विचार किया। आज हम चर्चा करेंगे सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट के ऊपर। यूएनओ का सचिवालय यूएनओ के चार्टर के अध्याय 15 में अनुच्छेद 57 से 101 तक सचिवालय से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सचिवालय का गठन कैसा होता है, सचिवालय के कार्य और कार्यालय किस प्रकार काम करते हैं और इसके मुख्य पदाधिकारी महासचिव की क्या शक्तियां हैं, क्या भूमिका है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यूएनओ के सचिवालय के संगठन पर। यूएनओ के सचिवालय में एक महासचिव और संघ के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य संपादन के लिए आवश्यक कर्मचारी होते हैं। महासचिव सचिवालय की सहायता से अपना कार्य संपादित करता है। महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से की जाती है। यानी महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है, लेकिन वह सुरक्षा परिषद की सिफारिश से महासचिव की नियुक्ति करती है। महासचिव संघ का प्रमुख अधिशासी अधिकारी होता है। संघ के अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति महासचिव द्वारा निर्धारित नियमों द्वारा ही की जाती है। उन्नीस 1955 से पहले तक एक महासचिव ही यह संपूर्ण कार्य संपादित करता था, लेकिन 1955 में महासचिव के कार्यभार को कम करने के लिए 7 और अवर सचिव या उप सचिवों की भी नियुक्ति अब की जाने लगी है और इस प्रकार वर्तमान में एक महासचिव के साथ साथ 7 उप महासचिव भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं सचिवालय क्या क्या कार्य करता है और उसका कार्यालय क्या है, कैसे कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क और जेनेवा में है। इसके क्षेत्रीय सेवाओं, प्रादेशिक आयोगों तथा सूचना केंद्रों के लिए विश्व के कई भागों में कर्मचारी कार्य करते रहते हैं। यह संघ के अंगों और अभिकरणों के अधिवेशनों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। अधिवेशनों के लिए अध्ययन करना, पृष्ठभूमि तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य अंगों के लिए सचिवालय सेवाएं प्रदान करने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के द्वारा संपादित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान अधिकारी
महासचिव होता है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है, वह क्या-क्या कार्य करता है, इस पर हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को राष्ट्र संघ के महासचिव से अधिक अधिकार और शक्तियां सौंपी गई है। चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाते हैं, जिनमें पहला है संकट के विषय पर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का यह कार्य है। अनुच्छेद 99 के अनुसार महासचिव आवश्यक समझे तो यह कार्यवाही कर सकता है कि वह संकट के विषय पर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करे। इस अधिकार के बल पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत रुचि लेकर विश्व शांति कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और महत्वपूर्ण योगदान देते भी रहे हैं। महासचिव का दूसरा कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिशासी अधिकारी। अनुच्छेद 98 में उल्लेखित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अधिशासी अधिकारी की हैसियत से महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद की बैठकों में वह भाग लेता है। इसके साथ ही इन अंगों द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों को भी महासचिव के द्वारा पूर्ण किया जाता है। महासचिव का अगला कार्य है वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। चूंकि महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रमुख अधिशासी अधिकारी होता है, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के विषय में महासभा के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट उसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिसमें कार्यों का लेखा जोखा होता है। महासचिव का अगला कार्य है नियुक्ति करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का दायित्व भी महासचिव पर ही होता है और उनकी नियुक्ति महासचिव द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही की जाती है। महासचिव का अगला कार्य है वित्तीय कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट के सुचारू संचालन का उत्तरदायित्व भी महासचिव का ही होता है। महासचिव विशिष्ट अभिकरणों तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं के बजट पर भी नजर रखता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी निधियों का अभिरक्षक है और उनके व्यय के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कई महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है और विश्व राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। महासचिव की वास्तविक शक्तियां अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महासचिव की वास्तविक शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 99 में किया गया है। स्टीफन वेबल के अनुसार इस अनुच्छेद में महासचिव को 7 महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो गई है। पहली है किसी भी विवाद या स्थिति को सुरक्षा परिषद की अस्थायी कार्यसूची में रखना। दूसरा है राजनीतिक निर्णय लेना।
तीसरा, राजनीतिक परिणाम निकलने की संभावना वाली आर्थिक और सामाजिक घटनाओं को सुरक्षा परिषद के सामने रखना। चौथा है, अपनी शक्तियों के प्रयोग से पहले आवश्यक पूछताछ या खोजबीन करना। अगला है, किसी अंतरराष्ट्रीय समस्या को सुरक्षा परिषद के सामने प्रस्तुत करने का निर्णय लेना तथा प्रस्तुत करने से पूर्व औपचारिक वार्तालाप करना। छठा है, अपने कार्य निर्वहन के लिए आवश्यक घोषणा करना, सुझाव रखना या सुरक्षा परिषद के विचारार्थ प्रारूप प्रस्ताव प्रस्तुत करना। और सातवां और अंतिम शक्ति जो अनुच्छेद 99 के द्वारा उसे प्राप्त हुई है वह है सुरक्षा परिषद के मंच से विश्व लोकमत को संबोधित करते हुए विश्व शांति की अपील करना। ये वे शक्तियां हैं जो महासचिव की भूमिका को अत्यंत विस्तृत और महत्वपूर्ण तथा निर्णायक स्थिति प्रदान करती है। इन्हीं के माध्यम से महासचिव सभी अंगों में सामंजस्य रखता है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए विश्व जनमत पर अपनी पकड़ कायम करता है और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने की क्षमता अर्जित करता है। महासचिव की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहती है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। और संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में त्रिगवेली से लेकर जेवियर तक महासचिव का प्रमुख कार्य शीत युद्ध का अवसान करना था, परंतु इस दौरान डेग हैमरशोल्ड जैसे महासचिव ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भी विशेष योगदान दिया था। 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के विघटन के बाद में एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ और इस काल में महासचिव की भूमिका में भी परिवर्तन आया। महासचिव ने इस समय दो क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, पहला एक ध्रुवीय विश्व का विरोध करना और दूसरा सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों ने उपयुक्त लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की और बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना के लिए नाम जैसे संगठनों का समर्थन किया। निवर्तमान महासचिव बान की मून ने नाम के 16वें सम्मेलन तेहरान में जो संपन्न हुआ था उसमें भाग लिया और नाम की भूमिका और महत्व को इंगित किया। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए सामूहिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महासभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने पर महासचिवों के द्वारा बल दिया गया और अनेक अवसरों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों ने विश्व शांति और सुरक्षा को कायम करने
और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और न्याय की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। जब द्वितीय खाड़ी युद्ध हुआ उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के आलोचकों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि ये खाड़ी संकट को रोक नहीं पाया। परंतु यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का सूक्ष्म व गहन विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण दो उद्देश्य शांति व सुरक्षा से संबंधित है। इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकांश अवसरों पर सफल रहा है। यद्यपि जम्मू और कश्मीर के मुद्दे, बर्लिन की नाकाबंदी, ईरान में अमेरिकी बंधकों की समस्या, खाड़ी संकट जैसे मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, फिर भी यह संस्था युद्ध को रुकवाकर शांति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने में पूरी तरह सफल रही है और अनेक अवसरों पर, अनेक जगहों पर इसने पीस बिल्डिंग का कार्य किया। यूएनओ के विभिन्न अंग और एजेंसियां विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु निरंतर कार्य करती आ रही है और ये अपने उद्देश्यों में महत्वपूर्ण सफलता इन्होंने प्राप्त की है। उपनिवेशवाद के उन्मूलन में संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह सफल रहा है। 1960 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उपनिवेशवाद उन्मूलन घोषणा पत्र पारित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से नामीबिया अंतिम वह राष्ट्र था जो उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसा हुआ था और यह राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से उपनिवेशवाद से मुक्त हो चुका है। वर्तमान में उपनिवेशवाद का नया रूप नव उपनिवेशवाद विकसित हो चुका है, जो कि विकासशील राष्ट्रों के संबंधों के विकास में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है और इस पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कार्य किया जा रहा है। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी NTEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य बना था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिण दक्षिण संवाद और उत्तर दक्षिण संवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और ये कर भी रहा है। दक्षिण दक्षिण संवाद का तात्पर्य है विकासशील राष्ट्रों के मध्य संवाद स्थापित करना और उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ है विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य संवाद कायम करना, वार्ता स्थापित करना। 1964 में स्थापित UNCTAO संयुक्त राष्ट्र व्यापार और
संधि एग्रीमेंट डेवलपमेंट यानी यूनाइटेड इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट डेवलपमेंट दक्षिण दक्षिण संवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उत्तर दक्षिण संवाद को स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण कदम रहे उनमें WTO का सम्मेलन, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन महत्वपूर्ण उपलब्धियां संयुक्त राष्ट्र संघ के खाते में हम दर्ज कर सकते हैं। पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कार्य होता रहा है और इसी के माध्यम से पूर्ण निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि PTBT और NPT जैसी संधियां संयुक्त राष्ट्र संघ के दायरे में ही पारित हुई थी। उपर्युक्त उद्देश्यों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ सामाजिक, आर्थिक, सामूहिक सुरक्षा का कार्य भी पूरी सफलता के साथ करता रहा है। इसकी विभिन्न एजेंसियां व्यक्ति को भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ अपने महत्वपूर्ण उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा की और काफी हद तक न्याय की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता रहा है। मानव अधिकारों की स्थापना के संबंध में भी इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते रहे हैं। हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक वर्ल्ड हॉस्पिटल की तरह है जो विभिन्न समस्याओं का निदान करता है और खाड़ी संकट 2 जैसी समस्याएं इसकी प्रासंगिकता को समाप्त नहीं कर सकती। यूएनओ की प्रासंगिकता राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में भले ही कम रही हो, लेकिन सामाजिक, आर्थिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव अधिकारों की स्थापना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण रही है और यह एक महत्वपूर्ण मानव अधिकारों और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर कर सामने आया है। धन्यवाद।